दोनों महादेवी पार्क से निकलकर उस नौजवान ने एक गुजरती हुई टैक्सी को इशारा किया। नादरा से आफ्ताब का पता पूछकर टैक्सी वाले को बताया और फिर खुद भी साथ बैठ गया। पलक झपकते वो वहां पहुंच गए। टैक्सी आफ्ताब के घर के सामने रुकी। बाहर आफ्ताब की मर्सिडीज खड़ी थी और इसका इंजन चल रहा था। ड्राइवर पिछली नशिस्त का दरवाजा खोले खड़ा था और आफ्ताब गाड़ी में बैठ रहे थे। टैक्सी से उतरते हुए देखकर आफ्ताब गाड़ी से बाहर आ गया और इसकी तरफ लपके, हद कर दी तुमने, कहाँ चली गई थी? बगैर बताए मैं और सरवत इस कदर परेशान हो रहे थे। अब मैं गाड़ी लेकर निकल ही रहा था। फिर आफ्ताब की नजरें उस नौजवान पर पड़ी जो टैक्सी वाले को पैसे दे रहा था। इन मौसूफ की तारीफ? आफ्ताब ने हैरत से पूछा। मुझे उसका नाम नहीं मालूम। मैं महादेवी पार तक चली गई थी, वहीं मिल गया। नादरा अचानक शर्मिंदा हो गई। उसकी समझ में नहीं आया कि आफ्ताब को सारी बात किस तरह समझाओ। इतनी देर में टैक्सी वाले को रुखसत कर चुका था। वो आफ्ताब की तरफ बढ़ा। मेरा नाम माइकल है। ये घर का रास्ता भूल गई थी, इसलिए मैं इनके साथ चला आया। उस नौजवान ने, जिसका नाम नादरा को इसी लम्हे मालूम हुआ था, उसे नदामत से बचाने के लिए रवानी से गलत बयानी की। ये सुनते ही आफ्ताब इसके सामने बिछ गए। फिर माइकल के इनकार के बावजूद आफ्ताब और सरवत ने उसे इसरार के साथ उसे अंदर ले गए। उस रोज उन लोगों ने सुबह का नाश्ता 10 बजे किया। नाश्ते की मेज पर माइकल भी इनके साथ था। आफ्ताब और माइकल दोनों श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों का जिक्र करते रहे। निगम्बो, अनुराधापुर, सगरिया, फला पहाड़, फला दरिया, जंगल, नामानुस नाम नादरा के कानों में पड़ते रहे और वो नाश्ता करने का सॉन्ग रचाती है। सरवत का मूड खराब था। वो मक्खन, पनीर या शहद बढ़ाते हुए टोस्टर से गर्म टोस्ट निकालते हुए नादरा को सुनाती रही। घूमने का शौक हुआ था जनाब को। वो कहीं इधर उधर हो जाती तो सारी आई गई हमारे सर आती। वो जाने क्या क्या कहती हुई। उसकी आवाज़, उसके जुमले नादरा के कानों तक आते रहे, लेकिन वो बाबाजान को ही सुन रही थी, उन्हें देख रही थी, उन्हें छू रही थी। वो अपने प्यारों की गिरफ्त से फिसल रहे थे। वो शमा से पिघल रहे थे, बुझ रहे थे और उसे शमा की आखिरी भड़क देखने से भी शायद महरूम ही रहना था। नादरा ने किसी से कोई बात न की। माइकल जब आफ्ताब से रुखसत हुआ तो नादरा ने इसका शुक्रिया तक अदा न किया। उससे अखलाकन भी ये नहीं कहा कि कम से कम टैक्सी का किराया तो मुझे अदा करने दो। उस लम्हे शायद वो आदाब भूल चुकी थी। आफ्ताब के और इसके दरमियान इस मसले पर गुफ्तगू हुई, लेकिन वो एक न माना। आखिर में आफ्ताब ने इससे वादा लिया कि 1-2 दिन के बाद वो फिर आएगा। उस रोज नादरा ने इंडियन हाई कमीशन के वीज़ा अफसर को फ़ोन भी नहीं किया। उस दिन वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग में भी नहीं गई, जिसकी तीसरी मंजिल पर इंडियन वीज़ा ऑफिस था और इसके किसी कमरे में इसके वीज़ा फॉर्म किसी अफसर की नज़र करम के मुंतज़िर थे। आफ्ताब और सरवत इसे बहलाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर लिए फिर रहे थे। उस रात जब तीनों डॉक्टर अख्तर इमाम के घर गए तो अख्तर चचा उससे किताबों, अदीबों, शायरों की बातें करते रहे। नवाब इमादुद्दौला, इमाम असर, सर अली इमाम, हसन इमाम के किस्से, काशिफुल हक़ाइक़ का तज़किरा, अज़ीज़ा इमाम का ज़िक्र और फिर जाने किस तरह मंसूर हल्लाज की बातें होने लगी, जिसके बारे में एक रवायत ये भी थी कि वो लंका आया था। डॉक्टर अख्तर इमाम से जर्मन और फ्रांसीसी किताबों के हवाले देते रहे। बाबाजान के पसंदीदा मुसन्निफ़ीन और उनकी लिखी हुई किताबें वो समझ रही थी कि अख्तर चचा इसका ध्यान बटाना चाहते हैं। बाबाजान से इनका याराना था। दोनों हम नवाला हम प्याला रहे थे, लेकिन उस रात उन्होंने बाबाजान के बारे में नादरा से एक लफ्ज़ नहीं पूछा, उनसे मुतालिक कोई किस्सा नहीं सुनाया। वो मामले को और वक्त की दायदारी को समझ रहे थे। वो तीनों अख्तर चचा के घर से निकले। अंधेरी रात में इस तरह बरस रहा था कि कार की ताकतवर हेडलाइटों में भी चंद गज से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तारीकी में तारीकी बरस रही थी। पानी की आवाज़ हर आवाज़ पर गालिब थी। पानी अज़ल से था और अज़ल में खुदा की रूह पानियों में जुम्बिश करती थी। वही पानी इस वक्त शोर मचाता हुआ पेड़ और पौधों पर, बाजारों पर बरस रहा था। वो लोग घर पहुंचे तो रात के 12 बज गए थे। उन तीनों को नींद नहीं आ रही थी। तीनों लाउंज में बैठ गए, घर की और घर वालों की बातें करते रहे।
قبرستانوں کا ذکر، گلیوں، بازاروں، پہاڑوں اور دریاؤں کا تذکرہ، ہار سنگھار، لیچی، ناریل، پان، انناس، آم کے پیڑوں کی، پر بوندیں برس رہی تھیں، جل ترنگ بج رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور نادرا کے دل بیٹھ گیا۔ آفتاب نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ چند لمحوں تک وہ دوسری طرف سے کی جانے والی بات سنتے رہے، پھر انہوں نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا اور اسے شانوں سے تھام لیا۔ دوسری طرف بڑی بھابھی تھی۔ بیٹا، کھیل ختم ہو گیا، انہوں نے کہا۔ اس نے خشک آنکھوں سے آفتاب اور سربت کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کھیل ختم ہو گیا تھا۔ وقت نے بابا جان کو اور اسے اس شے کو مار دے دی۔ میں اب تک برس رہا تھا۔ باہر رات اپنا دامن سمیٹ رہی تھی۔ نادرا نے بےتاب ہو کر اپنی پیشانی کھڑکی کی شیشے سے ٹکا دی۔ مے کے قطروں سے دھندلایا ہوا شیشہ ٹھنڈا تھا۔ بابا جان کا بدن بھی اسی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کے فراخ سینے میں چہکتا ہوا پرندہ پرواز کر گیا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر کھڑکی کھول دی اور بابا جان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ بہت دور تھے۔ گھنی بھاؤں کے سامنے وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی نارسائی کو مسکرا دی۔ جھریوں سے ڈھکے دو ہاتھوں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی شانوں کو چھوا، پھر وہ ہاتھ دھن میں کھو گئے۔ کھجور کے پیڑوں سے گری ہوئی بیری اور نیند کی چھاؤں میں بچھی ہوئی قبرستان کی مٹی کل ان کی آنکھوں میں ان کے ہاتھوں اور فراخ سینے کو اپنے اندر سمیٹ لے گئی۔ اور پھر وہ شخص جو بہت چوڑی، مسحری، بہت نرم و گداز بستر پر آرام کرتا تھا، جس کے سفید براق کپڑے پر کوئی دھبا نہیں ہوتا، کوئی شکن نہیں ہوتی تھی، کل وہی شخص تنگ لحد میں خاک کے بستر پر لیٹے گا، پھر اسے مٹی سے ڈھک دیا جائے گا اور اس کی جنبشیں ابرو پر جان دینے والے اسے زمین میں رینگتے ہوئے تیروں کی سپرد کریں گے۔ دوسرے دن سرورت میں صبح سے ہی پاکستان ایمبیسی، PIA اور دوسرے اداروں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے گھروں پر فون کرنا شروع کر دیا۔ سپہر کو بابا جان کے لیے قرآن خوانی کا انتظام ہونے لگا۔ ڈرائنگ روم سے صوفے ہٹا دیے گئے، آرائشی اشیاء، گوتم بدھ کے مجسمے اور دیگر مجسمے اور دوسرے کمروں میں رکھے ہوئے گئے۔ قالین بچھے ان پر سفید چاندیاں کھچی، مختلف پاکستانی گھروں سے قرآن اور تسبیحیں اکٹھی ہونے لگیں۔ شام ہوئی تو سرورت کا ڈرائنگ روم عورتوں اور لان مردوں سے بھر گیا۔ عورتیں سروں کو ساڑی کے پلو سے اور دوپٹے کے آنچل سے ڈھانکے ہوئے تھیں، اور مرد رنگ برنگے رومال باندھ کر ہل کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ تسبیح کے دانے انگلیوں سے پھسل رہے تھے اور بابا جان کے عذاب کم ہو رہے۔